रेखाओं के बीच का कोण। ये सब बातें हमने कल डिस्कस की। हाँ जी, करना देखो, स्टार्ट कर दो, कर दिया था। हाँ जी, तो आज का नया टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण, और इससे पहले वाला जो था वो एक रिवीजन था। अब हम देखते हैं कि अगर आपको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन हो तो उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है तो हमें उन दोनों लाइंस की स्लोप गिवन होनी चाहिए, या तो दे रखी हो या हम ज्ञात कर लें। सबसे पहले आपको उन रेखाओं की स्लोप या तो पता होनी चाहिए या आपने ज्ञात करनी है गिवन इक्वेशन से। अगर आपको स्लोप गिवन है, अगर आप दो रेखाओं की स्लोप जानते हैं तो उनके बीच का जो फार्मूला, उनके बीच का जो एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप चाहो तो यहाँ मोड लगा दीजिए, चाहे प्लस माइनस, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच के अंदर दो एंगल होते हैं। अगर एक को हम थीटा कहते हैं तो दूसरे वाले को कहेंगे पाई माइनस थीटा। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में दो एंगल बनते हैं। अगर एक थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है। दोनों ही सही हैं, अगर 60 लिखते हो तो भी सही है, अगर 120 लिखते हो तो भी सही है। देखिए वो अलग बात है, उसने कौन सा आपसे पूछा। यहाँ जो प्लस माइनस लगा हुआ है ये फार्मूला ये कहता है कि अगर आप प्लस लेंगे तो एक एंगल आएगा और अगर आप माइनस लेंगे तो दूसरा एंगल आएगा। 10 60 का मान अगर प्लस का √3 है तो 10 120 का मान माइनस में √3 होता है। आपने प्लस लिया, √3 आ रहा है मान लो तो 60 आ गया। अगर आपने माइनस लिया, माइनस √3 आ रहा है तो 120 आ गया। और यही आपको यहाँ बताया गया है, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एक एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, उसको 180 में से घटाकर दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। क्या क्या करो, एक एंगल प्लस लेने पर ज्ञात कर लो और दूसरा एंगल माइनस लेकर ज्ञात कर लो, दोनों बार सेम स्थिति। जब दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसका फार्मूला tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 से दिया जाता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उनके स्लोप्स की प्रवणताएं पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो लाइन पैरेलल है, फर्स्ट केस, अगर वो लाइन पैरेलल है, अगर वो रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, अगर लाइंस पैरेलल्स हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। और अगर इस फार्मूले को 0 के इक्वल किया जाएगा तो क्या कंडीशन आती है, m1 इक्वल टू m2, मतलब समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। अब अगर मान लो रेखाएं लंबवत हैं, सेकंड केस, अगर रेखाएं लंबवत हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और tan 90 का मान कितना हो जाएगा, tan 90 का मान अनडिफाइंड या इंफिनिटी, यानी कि समथिंग अपॉन में 0, नॉट 0 अपॉन 0, 0 को छोड़कर समथिंग अपॉन 0, मतलब ये वाला 0 होना चाहिए, अपॉन वाला। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला 0 नहीं है, वो तो तब होगा जब रेखाएं समांतर हैं। तो रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा, ऊपर वाला तो 0 नहीं है और नीचे वाला 0 होना चाहिए, मस्ट है, समथिंग अपॉन 0 तो ही इंफिनिटी आएगा। तो क्या कंडीशन आई, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो तीन बातें क्या बताई आपको। पहली बात, अगर दो लाइंस आपको गिवन हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या पता होना चाहिए, उनकी स्लोप्स पता होने चाहिए। फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती हैं। अगर रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ये बात है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है। सेकंड ग्रेड 2010 में आपसे पूछा गया है
इन दो रेखाओं के बीच का कोण बताइए, कुल बात पूछी गई है, सेकंड ग्रेड 2010। तो भाई दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, हमें स्लोप पता होना चाहिए। अब बात आती है स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो है नहीं कि लाइन के स्लोप गिवन है, उसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि किसी लाइन की इक्वेशन से, रेखा के समीकरण से स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने आज आपको बताया था, अगर कोई रेखा हमें इस फॉर्मेट में दे रखी है तो इसकी स्लोप क्या होती है, माइनस ए अपॉन बी, मैंने बताया जस्ट अभी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको दी गई दोनों रेखाओं की स्लोप ज्ञात करनी है कि भाई इस रेखा की स्लोप कितनी है। हाँ जी, इस रेखा की स्लोप माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -√3, वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इस रेखा की स्लोप कितनी है √3। अब दूसरी लाइन √3y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस लाइन की स्लोप कितनी है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1, वाई का कोफिशिएंट कितना है √3, तो इस लाइन की स्लोप कितनी है 1/√3। तो क्या पता होना चाहिए, लाइन का स्लोप ज्ञात करने का फार्मूला पता होना चाहिए, मैंने आज बताया था। फिर स्लोप ज्ञात कर ली, फिर दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का फार्मूला पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1। इतना ही जानकारी थी, सेकंड ग्रेड 2010 का है तो बेसिक सवाल है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, फर्स्ट ग्रेड 2016-14 तक आए, लास्ट फर्स्ट ग्रेड देख लीजिए आप, के हिसाब से तो कुछ ही नहीं है वो, अब तो और ही कुछ पूछता है ना। चलो आना चाहिए ये भी। अब आगे वाला काम आपके लिए है कि क्या करना है, m1 माइनस m2 अपॉन में प्लस माइनस काटने को, तो हो जाएगा, बहुत तो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। इन दो रेखाओं के बीच का कोण बताइए। तो क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। 58 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 50। ठीक है जी, ये जो संख्या है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, क्वेश्चन उसकी। इस लाइन की स्लोप कितनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इसकी स्लोप कितनी है m1 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटा में y का गुणांक, तो इसकी स्लोप है माइनस बी अपॉन ए। अब दूसरी रेखा, इसकी स्लोप कितनी है, इसकी प्रवणता कितनी है, तो y2 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में y का गुणांक, x का गुणांक 1 अपॉन ए प्लस का है, लेकिन y का गुणांक -1 अपॉन बी है, इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, b अपॉन ए प्लस की। हाँ जी, ये भी माइनस बी अपॉन ए है, ये प्लस का बी अपॉन ए अपॉन बी होता फिर तो काम चल जाता, -1 आ जाती है, परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। अब क्या करना है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इतना छोड़ दूं, है ना, इतना तो बीएससी एमएससी हो आप कर लोगे, बताना है बेसिक, नहीं हो जाएगा समझ। हाँ जी, समांतरता का प्रतिबंध मैंने क्या बता दिया, वैसे मैंने डिस्कस कर लिया। दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। अब इसका यूज देखें, क्या यूज है, एक तो प्रवणताएं समान होती है, यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन इतने से काम चलता नहीं है, और क्या यूज है वो देखते हैं। देखें, ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी स्लोप कितनी है माइनस ए अपॉन बी। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, माइनस ए अपॉन बी। तो अगर मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस समथिंग, तो इतना मुझे श्योर है कि इन दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्योंकि तो यहां से क्या हुआ, माइनस ए अपॉन बी आएगा, तो यहां से भी क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी ही आएगा। मतलब अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उसके x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, रेशियो सेम होता है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। इक्वल है तो पैरेलल होगी, तो रेशियो सेम नहीं हुआ, तो है ही है। इक्वल है तो भी पैरेलल होती हैं, लेकिन अगर रेशियो सेम है तो भी पैरेलल होती हैं। स्लोप फाइंड आउट करते वक्त तो हमें a अपॉन बी चाहिए ना, वो तो इक्वल हो ही जाएगा। दो समांतर रेखाओं की पहचान क्या है, उसका यूज क्या है, दो रेखाएं समांतर हैं उसकी क्या पहचान है,
कि उसकी जो x और y के कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो सेम होता है। यानी कि अगर मैं लाइन लिखता हूं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक और लाइन लिखता हूं 4x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, इससे क्या पता चलता है कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लाइंस आर पैरेलल इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या इसका यूज किया था? आगे नेक्स्ट पे ले लेते हैं। ये एक लाइन है, अगर डाउट है तो a1, इसका मैंने यूज किया था, इसमें दोबारा बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं पहली लाइन की स्लोप बताइए, तो पहली लाइन की स्लोप ये है माइनस a1 अपॉन b1। दूसरी लाइन की स्लोप बताइए, और दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? जब ये स्लोप इक्वल हो। तो अगर मैं इसको इक्वल करता हूं तो मैं कह सकता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल टू। ये यूज है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो आप उसको देखते कैसे पहचान लोगे? क्या पहचानोगे? उनके x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है। अब थोड़ा 11th क्लास में याद कीजिए, दी गई रेखा के समांतर वह रेखा बताइए। तो आप क्या करते थे? जो दी गई रेखा होती थी उसमें कांस्टेंट की जगह पर लैम्डा लिख देते थे। करते थे ऐसा कि दी गई रेखा के समांतर वह रेखा बताइए जो अक्षों के साथ इतना कोण बनाती है, जो अक्षों के साथ इतना क्षेत्रफल बनाती है, जो उसके लंबवत है, जो उस वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते थे। तो क्या करते थे? जो रेखा दे रखी है उसके समांतर रेखा कैसे मानते थे? उस रेखा में से सिर्फ जो कांस्टेंट होता था उसको चेंज कर देते थे, बाकी सेम। तो इससे हमने क्या पता चला कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनकी प्रवणताएं समान हो, जब उनके x और y के कोफिशिएंट गुणांकों का अनुपात समान हो। यानी कि यदि आपको एक रेखा माननी है किसी के समांतर, तो क्या करना है? सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है। अब इसी तरह से अगर आप नाभिकता की बात करते हैं, चलिए इसका क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले परपेंडिकुलर की बात करते हैं। हर टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस पर था। अब परपेंडिकुलर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना हो? -1। ये तो हमने फॉर्मूले से देख लिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसकी प्रवणता कितनी है? इसकी तो है माइनस a अपॉन। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो उसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए? b अपॉन होनी चाहिए। अगर उसकी प्रवणता b अपॉन a है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या? यस या नो? क्या लिखा? bx माइनस ay। यानी कि कुल मिलाकर क्या किया आपने? x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया और साइन चेंज कर दिया। ठीक है, और साइन चेंज किया। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। इसका बहुत यूज है, देख के पहचान लिया। सवाल क्या पूछता है उसमें से एक सवाल, बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। इस यदि किसी त्रिभुज की ये तीन भुजाएं हैं, अगर किसी ट्रायंगल की ये तीन साइड्स है, तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? उसका लंब केंद्र क्या होगा? तो आपने क्या देखा कि त्रिभुज कैसा है? ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला? ये दोनों साइड्स क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये राइट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर कौन होता है? ये होता है। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और दो रेखाओं का प्रतिशत बिंदु ज्ञात करना मुश्किल, कर भी लेंगे, आता भी आपको, आगे भी कर। दो रेखाओं को हल तो करना समीकरण। कहने का मतलब यह है कि रेखाओं को देखकर जब आपने पहचान लिया कि यह समकोण त्रिभुज बनेगा, ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो इस पर सवाल बनते हैं। तो आप, मैं क्या बता रहा हूं आपको, समीकरण देखकर बताना बता रहा हूं कि वो रेखाएं समांतर कब होती हैं, रेखाएं लंबवत कब होती हैं। रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब x और y के गुणांकों का अनुपात समान हो, जो x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो। और परपेंडिकुलर कब होती हैं?
जब x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज किए गए हों और उनका साइन भी, तो हम पहचान सकते हैं कि वो रेखाएं आपस में लंबवत हैं। अब इसका सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, ये समांतरता का सवाल है। क्या क्वेश्चन था? दी गई रेखा के समांतर वह रेखा बताइए इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए जो अक्षों के साथ 12 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। क्वेश्चन है गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और फिर इतना एरिया बनाना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि 2x माइनस 3y, भाई 3x प्लस 2y मतलब ही नहीं है, पैरेलल ही नहीं है, ये तो काट सकते हैं। क्या इसके पैरेलल है? क्या नहीं है। क्या 3x प्लस 2y इसके पैरेलल है? क्या, ये तो काट दीजिए, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या है, उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो भाई दो तो पैरेलल ही नहीं है, तो काट दीजिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि वो एरिया कितना होना चाहिए, 12। तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप दोनों ऑप्शन जो बच गए वो उठा सकते हो और एरिया बता सकते हो कि एरिया 12 किसका आ रहा है। ये कर सकते हो, लेकिन ये नेगेटिव टेस्ट है, ये बाय ऑप्शन है, मैथमेटिकली नहीं है। हाँ, मैथमेटिकली भी आपको बताएंगे कि मैथमेटिकली कैसे किया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव टेस्ट है। आप इसका एरिया बता सकते हो। आप सोचोगे सर एरिया कैसे बताते हैं, तो जस्ट पहले मैंने अभी एरिया बताया था। इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, x अपॉन में कितना 3, y के अपॉन में कितना -2, नॉट 2, -2 इक्वल टू 1। तो भाई इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमेशा प्लस का होता है, 3 वर्ग इकाई। तो क्या ये 12 है? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला बच गया, इसको सही कर सकते। ठीक है, ये तो क्या हुआ ऑप्शन से। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे, हम कैसे करते थे, 11th क्लास का स्टूडेंट कैसे करता था, वो क्या करता था भाई, सबसे पहले दी गई रेखा के समांतर एक रेखा मान लेता था। वो कहता था कि इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी हो जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा, ये पैरेलल है। अब रही बात लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए आपको एरिया दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एरिया कैसे ज्ञात करते होते हैं, एरिया ज्ञात करने के लिए लाइन कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, इंटरसेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। और एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कौन सा, लाइन के द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए त्रिभुज का। कितना दे रखा है, 12 है। यहां से आप किसका मान ज्ञात कर लोगे, लैम्डा का। समझे बात को, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आज वाली वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, आप यूट्यूब पर सुनकर भी आ सकते हैं, संकल्प के ऐप पर सुनकर भी आ सकते हैं, वहां से भी देख। तो अभी समय लगेगा डाउट क्लियर होने। हाँ जी, ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, ये फिलहाल वो क्वेश्चन है जो बेसिक है, फिर एग्जाम वाले, फिर जेपीटी वाले। ये टॉपिक पर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, सवाल मतलब फार्मूला सवाल, फार्मूला सवाल, फिर थोड़ा सा एग्जाम में क्या है, फिर आईआईटी एडवांस। अब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन तो जब आप पूछते हैं, जो अगर क्लास लगा रहे हैं तो जानते ही हैं। ये फिलहाल तो बेसिक है सिर्फ। हाँ जी, क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है कि इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र क्या है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया था कि भाई आप क्या करोगे, ये रेखा देखिए, पहली और तीसरी रेखा देखिए, क्या पता चलता है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है, ऑर्थो सेंटर कहां होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, यहां पर वो त्रिभुज, ये जो ये वाली साइड्स हैं यहां होता है, ये ऑर्थो सेंटर है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना। ठीक है, अब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, 10वीं क्लास में क्या मेथड पढ़े थे, है ना। अब आप सोचोगे यहां तो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो भाई ठीक है, लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे रिप्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना। ऑप्शन से, यहाँ वाले ऑप्शन वाले बैठे हैं। और अच्छी बात है, अभी मैंने बताया, आपको भी बताया, अच्छी बात है, वो करेंगे, वो करना है। एग्जाम को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक दिन में नहीं, हर क्लास में बहुत से नई बातें सीखने को मिलती है। ऑप्शन मेथड बताया हुआ है इनको, बढ़िया है। ऑप्शन मेथड का मतलब क्या है इनका, कि भाई जो पॉइंट है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटल, ठीक बात है, गुड थिंग, है ना। इससे मैथ तो करो, तो इंटरसेक्ट सोल्व कैसे करोगे दो इक्वेशंस को भी, तो कोई विधि जो आपको अच्छी लगती हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, इस किसी विधि से उसको हल कर लीजिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। अब आ जाइए, वो जो सवाल अपने छोड़े थे ना एग्जाम वाले, ये भी चीज आपको बतानी है।
अगर आप हाँ जी, रेखाओं के मध्य अधिक कोण वाला बताइए उस रेखा का समीकरण जो, हाँ जी ये देखिए, अच्छा सवाल है ये भी। ये क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण बताइए जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो पॉइंट्स गिवन है और हमें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। ये वाला पॉइंट भी गिवन है और ये वाला पॉइंट भी गिवन है और हमें बताना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, अब मैथमेटिकली भी करना है, ऑप्शन की हेल्प भी लेनी है, सब तरीकों से हम इसका यूज करेंगे। देखिए ऑप्शन आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, समझ गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। x1 प्लस x2 बटा में 2, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, दोनों का ये मिड पॉइंट आ गया। अब इस लाइन की क्या खास है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, वो 3,2 से गुजरनी चाहिए। ये हम ऑप्शन से कर रहे हैं, फिर मैथमेटिकल तो करेंगे जैसे +1 का विद्यार्थी करता था। तो 3,2 से ये क्या ये गुजरती है, 3 और 2 5 5 10, ये नहीं गुजरती। क्या ये गुजरती है? ये भी नहीं गुजरती, ये भी नहीं गुजरती, एक ही गुजरती, खत्म। एक ही रेखा है जो 3,2 से गुजर रही है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता था भाई, दूसरा एक बात का और भी ध्यान रखें कि अगर वो 3,2 से गुजरने वाली दो रेखाएं हो जाती तो आप क्या करते, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 कितना है, 2/2, यानी कि 1। सही है क्या? अगर इस लाइन की स्लोप 1 है तो जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, -1। इस बात का भी यूज करें क्योंकि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, ऑप्शन से। तो क्या इसकी स्लोप -1 है? हाँ है। इसकी स्लोप -1 है? जी हाँ। इसकी स्लोप -1 है क्या? नहीं है। इसकी स्लोप -1 है क्या? नहीं है। इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, +1 का विद्यार्थी कर रहा है वो कैसे करेगा, स्लोप कितनी है लाइन की, -1, बिंदु किससे गुजरती है, तो कौन सा यूज करेगा, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसको सोल्व करोगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू, वो तो इसका यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है और इसके सम्मुख शीर्ष 1,2 है, तो इस शीर्ष से गुजरने वाला दूसरा विकर्ण क्या होगा। क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, यहां पर हिंदी में नहीं लिखा। एक स्क्वायर है, इसमें से आपको एक की इक्वेशन गिवन है, एक डायगोनल की इक्वेशन गिवन है और आपको दूसरा डायगोनल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और आपको क्या पता है 1,2। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? कैसे आसान है भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, वर्ग के विकर्ण लंबवत होते हैं। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसकी स्लोप कितनी है, 8/15 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 8/15। इस लाइन की स्लोप अगर 8/15 है, इसकी ढाल 8/15 है, तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी, -15/8, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। अब आपको ढाल भी पता है, बिंदु भी पता है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था 1 पॉइंट फॉर्म, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक 2D चलेगा, जब तक हाइपरबोला एलिप्स पैराबोला चलेगा उसका यूज होगा। अगर किसी रेखा की प्रवणता पता हो, बिंदु पता हो, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x। ठीक है, उसका यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन से कैसे करोगे भाई, ये इक्वेशन जिसको फाइंड आउट करना है किस बिंदु से गुजरती है, 1,2 से, तो चेक कर लीजिए क्या ये 1,2 से गुजरता है, 15 और 16 31 नहीं गुजरता। ऑप्शन, जिसकी भी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो 1,2 से पास आउट होना चाहिए,
तो आप चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हो तो दो भी हो, अगर दो हो जाए तो स्लोप का यूज कीजिए। स्लोप कितनी होनी चाहिए? -15/8 का यूज कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए पहले नहीं। हाँ स्लोप से कर लीजिए, वट एवर क्या कुछ। ठीक है जी। हाँ ये एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में भी आ चुका है, एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैंने बताए थे। हाँ जी, एग्जाम्स के क्वेश्चन कहाँ चलेगी? हाँ जी, ये एग्जाम्स की क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2010 ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल था, अभी आपको बताया था। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा सवाल है। बिंदु 2, फर्स्ट ग्रेड 2014। एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है तथा अक्षों से लैम्डा क्षेत्रफल परिबद्ध है। रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड जिस समीकरण के दो मूल है वो मूल बताइए। मैंने आपको अभी हिंट दिया था कि 2010 से जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे पेपर का लेवल टिपिकल होता गया। फर्स्ट ग्रेड 2014 में थोड़ा अच्छा सवाल है, और लास्ट जो पेपर फर्स्ट ग्रेड का था वो तो बहुत ही अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा खासा लेवल का था। तो सरल से कठिन की ओर चलते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है? एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है और अक्षों के साथ लैम्डा क्षेत्रफल परिबद्ध करती है, तो रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड जिस समीकरण के दो मूल हैं वो समीकरण क्या होगी? ये सवाल थोड़ा सा हम क्या करते थे, अंतःखंड, हम तो क्या करते थे, अंतःखंड ज्ञात करते थे। अब उसने एक स्टेप और बढ़ा दिया, अंतःखंड जिस समीकरण के मूल है वो बताइए, तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो देखें 2,2 से गुजरने वाली, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप रेखा का समीकरण मान लीजिए। ये मान लिया, अब आप सोचेंगे यही क्यों माना, ये क्यों माना, क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल का इस्तेमाल होता है तो 1/2 a गुना b का इस्तेमाल होता है। तो बताइए 1/2 a गुना b की वैल्यू कितनी है? लैम्डा। तो a गुना b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा। अब जानते हैं a गुना b का मतलब क्या है? मूलों का गुना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणा। तो मूलों का गुणा चाहिए, तो मूलों का गुणा मिल गया 2 लैम्डा। ठीक है। अब आता सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। तो ये 2,2 से गुजरती है, यहाँ 2,2 से सेटिस्फाइड करवाइए। अगर रेखा 2,2 से गुजरती है, 2,2 से सेटिस्फाइड कराओगे तो a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी इज इक्वल टू 1/2। एल्सियम ले लिया, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी बटा में 2, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 लैम्डा। तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा। तो सम ऑफ रूट्स कितना है? लैम्डा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 2 लैम्डा। ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा। ठीक है। अब सोचना, चलो पहले इसको समझे फिर आगे बताता हूं। ये बात समझाई? करना क्या था, कौन सा फॉर्मेट यूज करना था? हमने x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाला फॉर्मेट क्यों यूज किया? क्योंकि आपको क्षेत्रफल दे रखा था। इससे क्या आया? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उससे तो हमें किसकी वैल्यू आ गई? a इंटू बी की वैल्यू आ गई। और फिर यहां से 2,2 से गुजरता है, यहां से किसकी वैल्यू आई? a प्लस बी की आ जाई। ये क्या चीज है? ये मूलों का योग है। ये क्या चीज है? मूलों का गुना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इक्वेशन क्या होती है? 10th स्टैंडर्ड में आप इक्वेशन पढ़ते थे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना। और तो मूलों का योग कितना है? यहाँ लैम्डा, यहाँ पर कितना है? 2 लैम्डा। लेकिन खास बात दूसरी, यहां तक तो ठीक है, यही आंसर था, लेकिन ये मॉडुलस को लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, एरिया नेगेटिव नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, 1/2 बेस इंटू हाइट की आपने, मान लो वैल्यू 10 आ गई तो एरिया 10 है। अगर -10 आ गई तो भी एरिया 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको k का मान ज्ञात करना है, मैंने आपको बताया था बताना कि मान लीजिए वो कहता है कि आपको ये 3 वर्टेक्स दे दी मैंने, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है वो 10 है, तो k का मान बताइए। तो k के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। क्यों? अगर जब आपका एरिया +10 था
तब k कितना आया था, और जब -10 था तो a कितना है। क्यों? अगर 10 आएगा तो भी आप एरिया 10 लिखोगे, अगर -10 आएगा तो भी एरिया आप 10 लिखोगे। तो फिर तो k के दोनों ही मान सही हैं, कि अगर -10 आएगा तो भी तो एरिया 10 ही बोलोगे ना। तो इसका मतलब k के दो मान आएंगे, यानी कि जब भी एरिया गिवन है, अगर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू मॉडलाइज, उसको मोड कर दीजिए, प्लस को कर दीजिए। अगर एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, दो केस काउंट करने पड़ेंगे कि अगर एरिया प्लस का 10 है तो k का क्या मान आता है, अगर एरिया माइनस का 10 है तो k का क्या मान आता है, क्योंकि दोनों बार आपका एरिया प्लस माइनस प्लस 10 ही लिखोगे आप, तो k का वो मान भी गलत नहीं है जब एरिया -10 आएगा, वो मान भी गलत नहीं होगा। तो आपको एरिया जब भी लिखना होगा क्या करना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। इसलिए जहां जहां आपका लैम्डा लिखा था वहां आप क्या मानोगे, ये मैंने लिखते हुए समझाते हुए नहीं लिखा, अब लिखा, ये आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का। ये फर्स्ट ग्रेड 2014, बहुत सारे सवाल बच गए हैं, आगे एग्जाम के क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2012 का सवाल था, ये पॉलिटेक्निकल लेक्चर का सवाल है। सेकंड ग्रेड 2017 का सवाल है, सेकंड ग्रेड 2018 का। ये सारे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, आपके पास शीट पर हैं, आपको पता है ये करके आने। ठीक है, थैंक यू सो मच।